फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग जो अपना 11th का कोवलेंट ये वाला केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है वो पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कितना पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ लिया इसके अंदर कि हम लोग कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और जो इनकी बॉन्डिंग की थ्योरी थी, इलेक्ट्रॉनिक जो थ्योरी थी जो कि लुईस और कोसेल ने दी थी, उसके बारे में पढ़ा। उसमें उन्होंने अष्टक नियम के बारे में बताया था। तो अष्टक नियम क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस क्या थी, कि कहाँ पर जाके अष्टक नियम हमारा फॉलो नहीं होता है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो हमारा ऑक्टेट रूल था वो जहाँ पर नहीं लगता वहां पे आयनिक जो बॉन्ड था उसके अंदर क्या बताया था कि आयनिक बॉन्ड के अंदर ये बताया था कि जिसकी लेटेस्ट एनर्जी जो होती है, या फिर जो लास्ट में लेटेस्ट एनर्जी जिसकी ज्यादा नेगेटिव होती है, वो क्या करते हैं, ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं। तो उन्होंने बताया कि अष्टक पूर्ण होना ही सही बात नहीं होती, एनर्जी पे भी ये बेस है। तो हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा। तो आयनिक बॉन्ड में मैंने आपको NaCl का एग्जाम्पल बताया था कि NaCl में किस प्रकार से आयन बनते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 3 प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में हमने पढ़ा था। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है, और ये ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, इसलिए इसका मान हमेशा धनात्मक आता है। उसके बाद दूसरी थी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, इसका मान या तो नेगेटिव हो सकता है या वो पॉजिटिव हो सकता है, डिपेंड करते हैं उस एटम पे जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। यानी कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर या तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी क्या होगी, जरूरी होगी। तो ये दोनों प्रोसेस हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, वो आती है हमारी लेटिस एनर्जी। तो लेटिस एनर्जी होती है जब 1 मोल आयन आपका बनता है, तो 1 मोल आयन आपको बनाने के लिए जब वो धनायन ऋणायन पास आते हैं तो उनसे जितनी मात्रा में एनर्जी निकलती है, और ये हमेशा हमेशा निकलती है, तो यहाँ पे हमेशा हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो जितनी मात्रा में एनर्जी निकलती है वह उसकी क्या कहलाती है, लेटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा। ठीक है, अब इतना हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है? देखिए, कोवलेंट बॉन्ड हम लोगों ने बोला कि जब जो बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, या तो इलेक्ट्रॉन के क्या हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन वो दे दे और दूसरा वो इलेक्ट्रॉन ले ले, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, फिर उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन और उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन बने। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। वो जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। बट अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से भी क्या बने, बॉन्ड बने। तो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है उसकी वजह से अगर बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। सहसंयोजक आबंध क्या होता है? तो आज हम सहसंयोजक आबंध के बारे में पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ये क्या होती है, जब भी कोई भी दो समान विद्युत ऋणी तत्व हो या असमान हो, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे के द्वारा अगर कोई बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। यानी कि दो समान या असमान विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे द्वारा बने बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई देता नहीं है ना कोई लेता है, यहाँ पे शेयरिंग होती है, साझा होता है। वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डील क्या होती है कि वो जो इलेक्ट्रॉन ये साझा करते हैं वो इलेक्ट्रॉन पर दोनों का हक होता है। जैसे इसका हमने एग्जाम्पल पढ़ा था क्या, Cl2। तो Cl2 का हमने क्या बनाया, क्लोरीन क्लोरीन। अब देखिए, इनको लुईस स्ट्रक्चर से लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है कि इनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, डॉट डॉट से। और ये सबसे पहले लुईस ने इनको बताया था
तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस बिंदु संरचनाएं। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस बिंदु संरचनाएं। अब देखिए ये इस एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा यहाँ इन्होंने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। अब ये जो है इसका भी अष्टक क्या हो गया कंप्लीट, कि ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने अष्टक में क्या करेगा, काउंट करेगा। ठीक है, और ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन भी इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने में काउंट करेगा। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन में दोनों का साझा है, बराबर बराबर का हिस्सा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साझे द्वारा बंध बनता है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो गया है, शेयरिंग हो गई है, साझा हो गया, और उस वजह से यहाँ पे बॉन्ड मिला है। तो वो बॉन्ड अपना क्या हो गया, कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे इनको बोला क्या जाता है, इनको कहा जाता है लुईस बिंदु संरचना। क्या कहा जाता है इनको, लुईस बिंदु संरचना। इस संरचना को लिखने के क्या नियम होते हैं, इस संरचना को कैसे लिखा जाता है, कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस भी एटम का हमें लुईस बिंदु स्ट्रक्चर लिखना है, उसका हम लोग क्या करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों को लिखते हैं। जैसे क्लोरीन होता है, क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में किसके नीचे आता है, फ्लोरीन के नीचे। अब फ्लोरीन में जितने होंगे उतने ही तो क्लोरीन में होंगे। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि पीरियोडिक टेबल जब भी आप लिखो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन। अब बोरॉन के नीचे क्या आता है, नाइट्रोजन के नीचे बिस्मथ, ऑक्सीजन के नीचे पोलियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यह अपना क्या होता है, पी ग्लोब एलिमेंट। अब इस पी ग्लोब के अंदर देखो क्या होता है अपना, कि बोरोन का जो लास्ट जो विन्यास होता है, बोरोन 5 नंबर पे आता है, इसका 6, 7, 8 और 9, ये इनका एटॉमिक नंबर है ये। और देखिए बोरोन का जो लास्ट जो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 होते हैं, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6 और फ्लोरीन के 7। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि चाहे इनके नीचे कुछ भी आ जाए, बोरोन आ जाए, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और ये लेड, कुछ भी आ जाए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये जितने भी हैं इनके अंदर सीओजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। अगर ब्रोमीन के अंदर 3 है तो एल्यूमिनियम के अंदर भी 3 होगी, इसके अंदर भी 3, इसके अंदर भी 3, हेलियम के अंदर भी 3, यानी सब में 3। फिर यहाँ पे नीचे सब में 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे सब में 6, यहाँ पे सब में 7। ठीक है ना। तो फ्लोरीन अगर आप एक के आपको याद है तो उसके नीचे आने वाले अगर तत्व याद है तो आपको सबके इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, बहुत इजी है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लोरीन के बारे में। अब क्लोरीन फ्लोरीन का क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग इसकी बात करें तो बोरोन का कैसे लिखते हो आप, बोरोन का लिखना जरा 1s2 2s2 2p1 ऐसे ही लिखते हो। ठीक है, तो इनका क्या होता है, इसका लास्ट विन्यास क्या हो गया 2s2 2p1, यही हो गया। मैं नीचे लिख रही हूँ, ऊपर वाले का बोरोन का क्या लास्ट विन्यास हो गया 2s2 2p1। ठीक है, ये बोरोन का। उसके बाद कार्बन का क्या हो गया 2s2 2p2, ये कार्बन का हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन का क्या हो गया 2s2 2p3, ये नाइट्रोजन का हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन का क्या हो गया 2s2 2p4, ये ऑक्सीजन का हो गया। उसके बाद इसका क्या हो गया 2s2 2p5, ये हो गया। अब देखिए आपको मैं ये क्यों समझा रही हूँ, थोड़ा सा इस चीज से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको अगर एक चीज पता चल जाएगी तो उसके बाद आपको आगे के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की निकालना इजी हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले में तो ये होता है बोरोन कार्बन, उसका तो विन्यास ये है। अब जैसे ही हम लोग मान लो नीचे वाले में जाते हैं, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, तो इनमें क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो वही रहेंगे, बस क्या हो जाएगा 3s2 3p1, 3s2 3p2,
3s2 3p3, 3s2 3p4 और 3s2 3p5। ठीक है, ये इनका हो गया। फिर हम लोग नीचे जाते गैलियम वालों का, तो वहां क्या हो जाएगा 4s2 4p1 4p2 4p3 इस टाइप से। ठीक है, यानी कि हुआ क्या, जब हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो n नंबर क्या हो रहे हैं हमारे बढ़ रहे हैं, यानी कि 2 3 4 5 ये नंबर आपके बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहने वाली है, यहाँ पे भी 2 और 1 3 ही है, यहाँ पे भी 2 और 1 3 है। ठीक है, अब जब हम क्लोरीन के विन्यास पे जाते हैं तो देखिए क्लोरीन का क्या होता है 3s2 3p5। जो इसका क्लोरीन जो होता है, ये क्लोरीन का कितना विन्यास होता है 17। क्लोरीन का कितना होता है 17। क्लोरीन से पहले आने वाली जो गैस होती है वो होती है नियोन, जिसका कितना होता है 10। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3s2 3p5 ये लिख सकते हैं। हो गया 10 तो ये और 2 ये 12 और 5 17। तो ये क्लोरीन का क्या होता है विन्यास होता है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 5 और 2 7, तो हम लोग 7 इसकी बिंदुओं को हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पर इनकी शेयरिंग के द्वारा क्या बन गया बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब अपने क्या है कुछ नियम है क्या कि ये जो केमिकल बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड, ये सहसंयोजक बंध बनने के कुछ क्या है नियम है। तो वो नियम को हम लोग क्या करेंगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको रफ कर दूं, ये समझा दिया, समझाने के लिए था कि किस टाइप से ये होता है। तो देखिए इनके अगर कुछ लॉज की बात करें तो फर्स्ट अपना नियम है, ये नियम किसके हैं कोवलेंट बॉन्ड बनने के, सहसंयोजी बंध कैसे बनता है अपना। तो फर्स्ट ये नियम है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी साझेदारी। अब मैंने क्लोरीन वाला मिटा दिया, उसको लिखना पड़ेगा हमें ताकि मैं आपको समझा सकूं। जैसे कि ये क्लोरीन वाला हमने लिखा था, ठीक है, यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड बन रहा था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये एक युग्म है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है तो युग्म है, तो पेयर बोलते हैं उसको। तो इलेक्ट्रॉन जो युग्म है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी साझेदारी, किनकी दोनों परमाणु की। तो ये फर्स्ट नियम अपना क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म हम लोग बनाते हैं उस इलेक्ट्रॉन युग्म में दोनों परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है साझेदारी होती है। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है ना। ठीक है, फिर दूसरा नियम होता है कि प्रत्येक परमाणु अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है साझा करता है, साझा कर इलेक्ट्रॉन युग्म बनाता है। ठीक है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा करके ये इलेक्ट्रॉन युग्म हमें बना है। ठीक है, फिर देखिए तीसरा नियम होता है कि जब ये साझा करके इलेक्ट्रॉन युग्म बना लेते हैं उसके बाद जो परमाणु होता है, तो परमाणु साझा करने के बाद अष्टक को प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा नियम क्या है कि जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है तब क्या होता है परमाणु जब ये साझा कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों का तब उनका क्या प्राप्त हो जाता है ऑक्टेट। क्या प्राप्त हो जाता है ऑक्टेट। अब देखिए अगर हम क्लोरीन का काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि उस वाले को भी अपना इलेक्ट्रॉन मानेगा। ऐसे इस इलेक्ट्रॉन के काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इनका भी क्या हो गया ऐसे हो गया। अब चौथा रूल क्या है, चौथा रूल ये होता है कि जो अगर साझा इलेक्ट्रॉन है साझा करने में यदि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो एकल बंध का निर्माण होता है। कैसे देखिए यहाँ पे एक और एक ही बॉन्ड का क्या हो रहा है साझा हो रहा है।
जब एक और एक ही बॉन्ड का साझा हो रहा हो तब तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। अब मान लो इनका ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट नहीं हो रहा, इसको भी 2 चाहिए और इसको भी 2 चाहिए, तो ये अपने दो शेयर कर लेंगे। ठीक है, जब ये दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, दो इलेक्ट्रॉन को अगर इन्होंने क्या किया है, शेयर किया है, तो उसके बाद कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये तो होता है एकल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जब दो इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो आपका बंध बनेगा द्विबंध, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या होता है, इस टाइप से बनता है, 2 परमाणुओं के बीच में। ठीक है, फिर अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हो, साझा कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो अपना क्या बनेगा, त्रिबंध। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या है, इसके नियम है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं तो एक बंध, एकल बंध या सिंगल बॉन्ड। अगर दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं तो द्विबंध। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं तो त्रिबंध। ओके, अब देखिए ये अपने एक समझ में आया कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी। ये जो साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें दोनों परमाणुओं का क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्रत्येक परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं और युग्म बनाते हैं, और साझा करने के बाद वो क्या कर लेते हैं, अष्टक को प्राप्त कर लेते हैं। अगर साझा करने में एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो यानी कि शेयरिंग अगर एक इलेक्ट्रॉन की हो रही है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड बनेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की पढ़ते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड है उसके कुछ उदाहरण पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। एक तो हम लोगों ने जैसे Cl2 पढ़ा। अब देखिए जैसे कि मैं आपको और बताती हूँ, दूसरा अपना मान लो मैं पढ़ रही हूँ H2O। तो इसमें H2O में देखिए हाइड्रोजन का विन्यास क्या होता है, 1s1। ऑक्सीजन का होता है 1s2, 2s2, 2p4। और हमें कौन सा लेना है, ओनली लास्ट विन्यास लेना है, यानी कि 2s2, 2p4। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 ही तो होता है, याद रखना। और बाकी सब तो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, अष्टक पूरा करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन क्या करता है, डुप्लेट पूरा करता है। ये अपवाद में मैंने पहले बताया था। अब हाइड्रोजन को तो कितने चाहिए, एक ही चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि इसके पास कितने हैं, 6, इसके पास आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6, तो इसको 2 चाहिए। तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन, इन 2 हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाए। अब हाइड्रोजन का तो ये, हाइड्रोजन का ये, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। अब क्या करें, ये ऑक्सीजन इसके साथ साझा कर, ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर ले तो हाइड्रोजन का द्वित्व पूरा हुआ। ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन जो है ये भी इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर ले तो इसका भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बचा ऑक्सीजन, तो अब इसने क्या करा, इसके साथ साझा किया हुआ है, इसके साथ साझा किया हुआ है। ठीक है, तो साझा किया हुआ तो इसकी टोटल ही तो काउंट हो गई। तो इस ऑक्सीजन की काउंट करेंगे तो क्या हो गए, 6 तो इसके खुद के पास ही थे और 2 इलेक्ट्रॉन का इसने साझा कर लिया, टोटल कितने हो गए, 8। तो किसको प्राप्त कर लिया इसने, अष्टक को प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब देखिए आप लोग संरचना इसकी कैसे बनाओगे। चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ने एक ही इलेक्ट्रॉन का तो इधर शेयरिंग किया है, एक ही इलेक्ट्रॉन का इधर शेयरिंग किया है। ठीक है, तो उन्होंने एक ही तो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग किया है, तब इधर भी सिंगल बॉन्ड बन गया, इधर भी, और इसके पास में इस प्रकार से ये क्या रह गए हैं, अनशेयर, इनको इसने शेयर नहीं किया। तो आपसे एक यहाँ पे और चीज आती है कि बंध जो बनाने में भाग लेते हैं, बंध बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन युग्म को बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म या इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर कहते हैं।
बंध बनाने में जो भाग ले रहे हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म या बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड पेयर कितने हैं। अच्छा चलो एक और चीज बताती हूँ, पहले बाद में एक साथ डिस्कस करेंगे। अभी देखो मैंने क्या कहा, बंध बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कहेंगे, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। और जो ऐसे टाइप के जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे, ये बंध बनाने में भाग तो नहीं ले रहे, तो पहले भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही है, ठीक है। तो बंध बनाने में भाग नहीं लेने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है, ठीक है। अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको लोन पेयर, और इंग्लिश में ही नाम आएगा मेरा ज्यादा लोन पेयर, तो आप समझ जाना जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। अब सुनना, इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं पूछूं बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो कितना युग्म बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। एक तो ये पेयर युग्म बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, एक ये पेयर, तो बॉन्ड पेयर की संख्या यहाँ पे H2 में कितनी हो जाएगी, 2। और अगर मैं बोलूं कि कितने पेयर बचते हैं जो किसी भी बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे, एक पेयर तो ये रहा और एक पेयर ये रहा, तो कितने हो जाएंगे, 2। अब तुम इनको 4 इलेक्ट्रॉन मत काउंट कर देना, 1 2 3 4, नहीं, हमने क्या बोला है, पेयर 2 का होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पेयर, ठीक है। तो हाइड्रोजन का H2 का क्या हो जाएगा, 2 बॉन्डिंग पेयर और 2 लोन पेयर, ठीक है। अगर मैं बोलूं CCl4 की संरचना आपको बनानी है, ठीक है, CCl4 का हमें बॉन्डिंग देखना है, कोवैलेंट बॉन्डिंग किस प्रकार से होता है। अब देखिए अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का होता है, लास्ट विन्यास अभी भी बता था, 2s2, 2 में नहीं आता क्लोरीन, 3 में आता है 3s2 3p5। क्लोरीन का तो ये होता है। कार्बन का क्या होता है, 2s2 2p2, कार्बन का 4, क्लोरीन का 7, ठीक है। यानी कि कार्बन का 4 है तो इसको तो 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्लोरीन का कितना है, 7 है, तो इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, समझ आ रहा है। क्लोरीन को तो 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जबकि कार्बन को कितने चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन क्या करेगा, ऐसे कार्बन के इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4, 4 हो गए। अब क्लोरीन का लिखना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इधर क्लोरीन का लिखो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इधर क्लोरीन का लिखो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इधर क्लोरीन के लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इस टाइप से लिखेंगे। अब हमने क्या किया, देखिए ये क्लोरीन ने इस वाले कार्बन के बॉन्ड के साथ में पेयरिंग करी, तो इस क्लोरीन का कितना होगा, 8 हो गया। ऐसे इसने इसके साथ में करी, ऐसे इसने इसके साथ में करी, और ऐसे इसने इसके साथ में करी, तो ऐसे करके इनके क्या हो गए, 8 8 और 8 इलेक्ट्रॉन। अब बचा कार्बन, तो कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में गए हैं, तो यानी कि 4 क्लोरीन के भी तो उसके पास आए हैं, तो यानी कि ये क्लोरीन वाला, ये क्लोरीन वाला, ये क्लोरीन वाला और ये क्लोरीन वाला, ये किसके में काउंट हो जाएंगे, कार्बन वाले में भी। तो 4 ऑलरेडी इसके पास थे और 4 शेयरिंग से आ गए, तो उसका भी 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पूरा हो गया। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड पेयर कितने बंध बनाने में भाग कौन से ले रही है, ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले, तो यानी कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी। इस टाइप की स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैं बोलूं कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो यहाँ पे बंध बनाने में कितने पेयर भाग ले रहे हैं, 1 2 3 4, तो बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। मैं पूछू लोन पेयर कितने हैं, तो देखिए 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 3 पेयर यहाँ पे 3 पेयर यहाँ पे, यानी प्रत्येक क्लोरीन पे 3 पेयर है, और 4 क्लोरीन है तो कितने पेयर हो जाएंगे, 12। तो यहाँ पे लोन पेयर कितने हो जाएंगे आपके, 12।
ठीक है ना। लोन पेयर कितने हो गए 12। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो। ये तो हो गई बात सिंगल बॉन्ड की, कि जब एक एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड बना। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ जिसके अंदर डबल बॉन्ड की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, दो दो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं CO2 का। अब देखिए कार्बन का क्या होता है, कार्बन के लास्ट आउटर मोस्ट में 4, यानी कार्बन को 4 और चाहिए, और ऑक्सीजन का होता है 2, यानी ऑक्सीजन को 2 और चाहिए। तो क्या करते हैं, कार्बन बीच में आ जाता है ऐसे इस टाइप से, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस कार्बन के तो 4 है, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6, इस टाइप से है। तो क्या करता है, देखिए ये अपने इनको शेयरिंग करता है, ये अपने इनको शेयरिंग कर लेता है। तो ऑक्सीजन ने तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, और ऑक्सीजन का तो कितने के थे, 6 आउटर मोस्ट में, तो ऑक्सीजन को कितने चाहिए थे, 2। तो जब इसको 2 चाहिए थे तो इसने 2 कार्बन से ले लिया और इसने अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट। ऐसे ही इसको भी क्या चाहिए थे, 2 ही चाहिए थे, तो इसने कार्बन से ले लिया, इसने अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट। अब जब इसने और इसने इससे लिए हैं तो कार्बन के तो गए हैं ना। तो कार्बन के पास टोटल कितने हो गए, 4 तो खुद के थे और 4 उसने शेयरिंग कर ली, तो कितने हो गए टोटल इसके पास में भी 8। ठीक है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से इनको लिखेंगे, है ना, कैसे लिख दो आप, इस टाइप से बच रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बॉन्ड पेयर की, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, देखिए 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और 4 पेयर, तो लोन पेयर भी कितने हो गए 4। तो इस टाइप से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ पे कौन सा बंध बना है, यहाँ पे बना है आपका डबल बॉन्ड, या आप लोग बोल सकते हो द्विबंध। ठीक है, कौन सा बना है, डबल बॉन्ड, या हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, द्विबंध। ठीक है। अब अगर मैं मान लो एक और एग्जांपल बताती हूँ जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा N2। N2 इसका मतलब नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास चूंकि आपको पता है कितने होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 5। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं 5, यानी कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं 5 होते हैं। तो इस टाइप से क्या करते हैं, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जब इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं इस टाइप से दोनों नाइट्रोजन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को इसने शेयर किया है, तो क्या बन जाती है इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से। और यहाँ पे 2 लोन पेयर यहाँ बच गए, 2 लोन पेयर यहाँ, 1 लोन पेयर यहाँ बच गया, 1 लोन पेयर यहाँ बच गया। तो अगर इसमें बॉन्ड पेयर की आप बात करो तो कितने बॉन्ड बनाने में भाग लगे, 1 2 3, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे 3। और अगर लोन पेयर की बात करो तो 1 और 2, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी संरचनाओं का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, कोवलेंट बॉन्डिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कार्बन को बीच में रखा, ऑक्सीजन को इधर रखा, इसको लिखे कैसे। तो ये जो लुईस बिंदु संरचनाएं हैं, इनको लिखने के भी कुछ क्या है, नियम है कि इनको लिखा कैसे जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या किया, जो भी अपना एलिमेंट होता है उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद उनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्याओं को लुईस बिंदु संरचनाओं से लिख देते हैं। मेन चीज आपको एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंटली क्या याद रखनी है, वो देखिए। वो मेन चीज क्या है कि जो आपका धन विद्युतीय तत्व है इन दोनों में से, मतलब 2 3 जो भी है, जो भी आपका ले रहे हो, जैसे CO2 आपने लिया तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन है। तो कार्बन ऑक्सीजन में जो धन विद्युतीय तत्व होता है उसको रखते हैं बीच में, यानी केंद्रीय धातु उसको लेते हैं। ठीक है। और जो ऋण विद्युतीय होता है उसको क्या लेते हैं, साइड में। बट H2O पे ये नहीं लगता, H2S H2S और H2O इनमें। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विद्युत ऋण ऑक्सीजन की ज्यादा है,
लेकिन फिर भी ऑक्सीजन बीच में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे H2H2S में तो नहीं लगता, लेकिन अगर हम लोग CO2 की बात करें तो कार्बन की विद्युत ऋणता कम है, धन विद्युत तत्व कार्बन है और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो देखिए कार्बन को बीच में रखा और ऑक्सीजन को हमने क्या रखा, साइड में रखा। इसी तो CCl4 में मैंने कार्बन को बीच में रखा था, क्लोरीन 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 इस टाइप से बनाए थे, यानी ऋण विद्युत तत्व को साइड वाइज लिखा था। तो ये इनके कुछ क्या है लिखने के नियम है। ठीक है, तो ये अपना क्या हुआ, कोवलेंट बॉन्डिंग क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। मतलब इसके अंदर कुछ चीजें कोवलेंट बॉन्डिंग समझ में आ गई कि समान और असमान तत्वों में जब इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा जब बंध बनता है तो उसको क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा फॉर्मल चार्ज, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है, किस टाइप से, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर आपको समझ आ गया होगा कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, लुईस स्ट्रक्चर क्या होती है, किस प्रकार से उनका निर्धारण किया जाता है, ये सारा। ओके, तो अपना अच्छे से पढ़िए और जितना बोर्ड पे लिखाया था उसको पूरा अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। ओके, बाय।